संकट के बीच जनता के नाम पर प्रियंका का एक पत्र है, एक चिट्ठी है। पूरे देश में सांसों के लिए जंग चल रही है, ये कहती हैं प्रियंका। इस सरकार ने देश की उम्मीदों को तोड़ा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरकार ऐसे पीठ दिखाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये चिट्ठी में लिखा है। लड़ाई में बस एक चीज साफ है कि भेदभाव और किसी चीज को ये वायरस नहीं पहचानता है। जो अंधेरा हमारे सामने है, जो चारों तरफ फैला है, उसे चीरते हुए उजाला एक बार फिर उभरेगा। ढांढस या उम्मीद कहें, आखिरी के लाइन में इस चिट्ठी में प्रियंका ने लिखा है। तो लगातार चिट्ठियों का सिलसिला जारी है। कई चिट्ठी उत्तर प्रदेश के लिए लिख चुकी हैं प्रियंका गांधी और अब देश की जनता के लिए यह चिट्ठी लिखी है और कहती हैं कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि सरकार इस तरीके से लोगों को पीठ दिखाएगी। सभी डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, इनके जीवन को देखा जाए वो खतरे में है। दिन रात इस आपदा के वक्त काम कर रहे हैं। उनके दर्द को भी साझा करती हैं। हम होंगे कामयाब, इस वाक्य के साथ इस पूरे लेटर को लिखा है उन्होंने। और लोगों के बीच जाना, ये दो लोगों के फोन अटेंड करना, आवश्यकता पड़ने पर उनको सुविधा उपलब्ध कराना, यह आवश्यक है। आज के दिन लोगों को सांत्वना देना यह आवश्यक है, न कि केवल और केवल बयान इस नाते दिया जाए कि हम आलोचना करते हैं। सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है, टेस्ट भी बढ़ रहे हैं। इस देश में कोरोना के आंकड़ों ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार एक दिन में 3,60,000 से ज्यादा केस मिले हैं। 24 घंटे की अगर आप बात कर लेंगे तो 3,60,960 नए मरीज मिले हैं। एक दिन के अंदर 3293 मौत से भी हड़कंप मचा है। एक्टिव केसेस की बात करेंगे तो संख्या 30 लाख के हम नजदीक पहुंच चुके हैं। तो ये है वो ग्राफ। आपके सामने है। लगातार जिस तरीके से कोरोना का मीटर बढ़ते जा रहा है। कल का दिन थोड़ा सा सुकून भरा था, हल्की राहत कह रहे थे हम, लेकिन आज फिर से हम वहीं पहुंच गए। आगरा में ऑक्सीजन की कमी से एक महिला की मौत हुई है। जेडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर मिल रही है। ऑक्सीजन ना होने पर महिला की मौत हुई और इस पर हंगामा हुआ। ट्रांस यमुना कॉलोनी में है जेडी अस्पताल और वहां से हंगामे की खबर आ रही है। आप ये बताइए, ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास और भी पेशेंट थे इसलिए हम नहीं ला सकते थे ऑक्सीजन लेने। तो ऑक्सीजन लेने की जिम्मेदारी हमारी है। ये देखिए, तो ये ट्रांस यमुना कॉलोनी के पास जेडी अस्पताल है। यहाँ पूरे हंगामे को सुन सकते हैं। पैसा दे जाओ, पैसा दे जाओ। नहीं, नॉलेज से क्या करना सर, इन्होंने तो अटैक बोला। जब पेशेंट हाइपोक्सिक होगा तभी। तो ये दो तस्वीरें हैं। आगरा में हमने लगातार खबरें दिखाई थी कि कैसे वहां के अस्पताल वेंटिलेटर पे है, खुद ही उनकी सांसें थमने को तैयार हैं क्योंकि जिस चीज से इलाज होता है ऑक्सीजन वो उनके पास नहीं है। और देखिए, उसी से जुड़ी ये खबर है जहां पर सही वक्त पे ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ये आरोप लगा रहे परिजन की मौत हुई है महिला की। मुकदमे से कुछ हो रहा है तो हम मुक्काबाजी करेंगे, नहीं तो मुक्काबाजी नहीं करेंगे। हमने हर चीज से आपको बड़ी खबर मिल रही है। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन का दिल्ली में इलाज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एम्स या आरएमएल में इलाज कराने के लिए आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जमानत से मना करते हुए निचली अदालत जाने को कहा था। सिद्दीकी कप्पन पर हाथरस में हिंसा की साजिश का आरोप है। मथुरा जेल में बंद है सिद्दीकी कप्पन। अब इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये आदेश है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निपुण सहगल से जानकारी ले। निपुण, ये बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश आया है,
किस तरीके की जानकारी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मानवीय आधार पर और राइट टू लाइफ का हवाला दिया गया था याचिका में। इस आधार पर ये कहा है कि ठीक है, यूपी सरकार का ये कहना था कि कोरोना पॉजिटिव नहीं है सिद्दीक कप्पन। ये पुरानी बात है, जब उसका एंटीजन टेस्ट हुआ था और उसमें पॉजिटिव आया था, लेकिन आरटी-पीसीआर में पॉजिटिव नहीं आया, इसलिए उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है और उसका इलाज मथुरा में सही हो रहा है, जो भी बीमारी है। लेकिन यहाँ पर जो याचिकाकर्ता पत्रकार संगठन था और सिद्दीक कप्पन की पत्नी का कहना था कि उसको शुगर समेत दूसरी कई बीमारियां हैं, जिसके चलते वो जेल के बाथरूम में गिर पड़ा था और उसे चोट भी लगी थी। ऐसे में उसे बेहतर इलाज की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसी पॉइंट को लिया है और अंतरिम जमानत पर भी रिहा करने से मना किया है। सिर्फ बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कहा है और साथ ही ये साफ किया है कि जब उसका इलाज हो जाएगा उसके बाद उसे वापस मथुरा जेल जाना पड़ेगा और नियमित जमानत, अगर उसे जमानत चाहिए तो उसके लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। बिल्कुल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बेकाबू कोरोना लोगों को डराने लगा है। बीमारों के साथ मौत का आंकड़ा सबके सामने माथे पे चिंता की गहरी लकीरों के रूप में सामने है। लोग हजारों की संख्या में बीमार हो रहे हैं, दर्जनों की संख्या में लोग अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं। लेकिन गाजीपुर के गंगा किनारे बैकुंठ धाम घाट के संचालकों और कार्यकर्ताओं की माने तो ऐसा मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा, ना ही ऐसी उम्मीद की थी कि इन सब से इतर जो डराने वाली बात है शमशान घाट की बद से बदतर स्थिति। जलती चिताएं, राख और जिंदगी का ढेर, जिसमें प्लास्टिक, मास्क और पीपीई किट तक घाट पे बिखरे पड़े हैं। उसी में एम्बुलेंस से कोरोना पेशेंट लाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। कुछ लोग पेशेंट की जली लाशों और अवशेषों को छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसे में लोग प्रशासन शासन से सफाई और घाटों के सैनिटाइजेशन की गुहार लगा रहे हैं। आज तक 55-70 देखिए, इतना बाड़ी तो कभी आज तक देखा ही नहीं। इतनी लाश आ रही है, 80-75 लाश केवल हमारे प्राथमिक घाट पे आ रही है। हाँ, लेबर की स्थिति ये है कि लेबर भग जा रहे हैं। इतने भी 6 लेबर में 3 लेबर तो बीमार पड़े हुए हैं, उनको पानी दवाई सुई चल रहा है, क्योंकि कोरोना से पॉजिटिव नहीं है, बस बुखार से काम करते करते थक गए हैं वो। 3 लेबर बस किसी तरह जनता की सेवा हम लोग कर रहे हैं बस। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां 23 तारीख को एक महिला की कोरोना से मौत हुई। कोरोना संक्रमित महिला के मौत के बाद उसके शव 5 दिन तक पड़े रहने की खबर रही, लेकिन अस्पताल प्रशासन की संवेदनाएं यही नहीं जागी। 5वें दिन में एम्बुलेंस चालकों ने मानवता दिखाते हुए इस महिला का अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। तब कहीं उसकी बेटी ने अंतिम संस्कार किया। बेटी ने मां को मुखाग्नि भी दी। सिर्फ हमारे समाज सेवी लगे हुए हैं यहाँ पे। दिल्ली के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कोरोना से निपटने के सरकारी इंतजामों को नाकाफी बताते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि लोग कोरोना से बुरी तरह से डरे हुए हैं। हर तरफ महामारी का भूत मार्च कर रहा है, लेकिन लोगों को इलाज और बचाव की सभी सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। लोगों का जीवन भाग्य भरोसे हो गया है। अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। आजादी के 7 दशक बीतने के बावजूद लोगों को उनका जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये बेहद शर्मनाक है। दिल्ली की तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सरकार से कहा, कोविड की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी लक्षण वाले बीमार मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि लोगों का जीवन भाग्य भरोसे है। सरकार द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं वो बिल्कुल अपर्याप्त हैं और लोगों को इसके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता और सरकार को जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने और ज़रूरी दवाओं की आपूर्ति करने और बेहतर सुविधाएं देने के लिए माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया। तो इस तरह से तल्ख टिप्पणियां, ये हताशा और निराशा भी एक तरीके से जताई गई है कि लोग वाकई भगवान भरोसे चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में कोरोना को लेकर प्रशासन और उसके दांव पंगु साबित हो रहे हैं। न ऑक्सीजन है, न बेड है, न ही एम्बुलेंस की उचित व्यवस्था। यही तस्वीर है सिद्धार्थनगर जनपद के स्वास्थ्य महकमे की। बेड और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था के दावे भले किए जा रहे हैं, लेकिन महकमा आज धराशायी हो गया है। मरीजों की लंबी कतार है, बेड की कमी है, स्ट्रेचर नहीं है, जमीन पर पड़े मरीज रो बिलख रहे हैं।
परिजन महकमे की जो व्यवस्था है उसकी कहानी बयां नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से चौपट हो गई है, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। जिले में कोरोना का हाल भी बद से बदतर है। यहाँ इमरजेंसी में आए मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। स्ट्रक्चर पे बेड न होने के कारण स्ट्रक्चर पे लोगों का इलाज किया जा रहा है। पर्याप्त ऑक्सीजन की भी सुविधाएं नहीं हैं। एम्बुलेंस की यहाँ पे कमी। ऐसे में हमारे साथ कई लोग खड़े हैं, इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या क्या परेशानी है आपकी? सर उनका जैसे ऑक्सीजन चाहिए, उनको रिफ़र कर रहे हैं रात से कि लेके जाइए बाहर, तो हम लोग गोरखपुर या लखनऊ लेके क्या करेंगे जाके वहाँ पे, वहाँ जब व्यवस्था नहीं रहेगी। सिद्धार्थनगर का प्रशासन ये दावा करता था कि हमारे पास जो है बेड की पर्याप्त संख्या है, बेड पे जो है और ऑक्सीजन की भी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ऐसे में वो चीज़ें जब ये मरीज अपने मुंह से कह रहे हैं, ये चीज़ें आके यहाँ पे धराशायी हो जाती हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या हाल है इनके मरीज का। सर एक्चुअली सुबह 6 बजे से आए, ऑक्सीजन का कमी था, उनको बोला डॉक्टर को कि ऑक्सीजन का देख लीजिए। वो क्या बोल रहे हैं, आप ही की थोड़ी है, अभी और लोग भी हैं, तो प्रॉपर उनको देना चाहिए ना ऑक्सीजन। अब उनको कम है तो उनको देना पड़ेगा ना। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि पूरा इनके लिए थोड़ी है, दूसरे वाले भी हैं, उनको भी देना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से ये सही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का ये गृह जनपद है। ऐसे में जब यहाँ के अस्पतालों का ये हालात है तो पूरे प्रदेश के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। सिंगेश ठाकुर, ABP गंगा, सिद्धार्थनगर। लखनऊ की बात करें तो टीम 11 के साथ बैठक में है सीएम योगी ने, जहां पर निर्देश दिया है कि हर CHC में 10-10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मौजूद हों। कोविड टेस्टिंग की क्षमता दोगुनी की जाए, कोविड डेडिकेटेड बेड्स की क्षमता दोगुनी की जाए। हर जिले में 2-2 CHC कोविड डेडिकेटेड हों, ये कहते हैं। जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो, जरूरतमंदों को DM CMO रेमडेसिविर दवाएं भी उपलब्ध कराएं। एक कोविड अस्पताल की स्थिति पर नजर रखी जाए, हर एक जगह पर समय से पर्याप्त ऑक्सीजन भी मुहैया कराई जाए। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी अनुभव शुक्ला से। अनुभव, ये बताइए, लगातार निर्देश तो जारी हो रहे हैं, सीएम तो लगातार प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ जा रही हैं? जमीनी हकीकत उलट है एकदम। देखिए, मुख्यमंत्री ने आज भी जो बैठक की है उसमें साफ तौर पर ये निर्देश दिया है कि हर जनपद में 200 बेड अस्पतालों में बढ़ाए जाएं और तकरीबन 15,000 बेड बढ़े भी हैं, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके तकरीबन 1,61,000 यूपी को आवंटित हुए हैं और 1 मई से इसमें दुगनी यानी तकरीबन 3 लाख तक के आवंटित हो जाएंगे। पर समस्या वही है जो आपने सवाल पूछा, क्योंकि जिसको इम्प्लीमेंट कराना है वो इम्प्लीमेंट करा ही नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री तो बार बार निर्देश दे रहे हैं हर चीज के लिए, और इतना ही नहीं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए भी कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्हीं के प्रयासों से अगर हम कहें तो पिछले 5-6 दिनों में जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है, चाहे बोकारो से हुई हो, दूसरी जगहों से हुई हो, उससे स्थिति ऑक्सीजन को लेकर थोड़ी ठीक हुई है। पर अन्य चीजों के लिए जो अफसर हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनको इन चीजों को लागू कराना है, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचिए, मुख्यमंत्री तो खुद कोविड पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे हर दिन वो वीसी करते हैं, तमाम निर्देश देते हैं, जरूरी जहां होता है वहां खुद बात भी करते हैं केंद्र सरकार के अधिकारियों से। लेकिन यहाँ जिन लोगों को इसको चीजें करनी है वहां कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह रही है, और इसी का नतीजा है कि तमाम सारी चीजें उपलब्ध होने के बावजूद जिनको जरूरत है वो मिल नहीं पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, ये सारी चीजें जमीनी हकीकत है। चाहे कुछ भी कर लिया जाए, सोशल मीडिया पटा पड़ा है, हर एक दूसरा मैसेज SOS का है। बड़े बड़े लोग SOS मैसेज कर रहे हैं कि उनको एक बेड चाहिए, तो एक दवा चाहिए, तो एक तमाम चीजें हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे ही काम करेगा। अनुभव, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच थोड़ी राहत है। ये खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पर काबू पाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने आदेश दिया है। IIT कानपुर ने एक ऑक्सीजन ऑडिट सिस्टम ऐप तैयार किया है, जिसकी मदद से अस्पतालों में कितनी ऑक्सीजन है, कितनी खपत है, कितने समय की बची है, सबका पता चल सकेगा। IIT कानपुर के पूर्व
उप निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के निर्देश में 24 घंटे में इस ऐप को तैयार करके शासन को सौंप दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन ऑडिट सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए थे। अहो भाग्य कि इस पर काम हो। तमाम जो लोग भटक रहे हैं, यहाँ जाना है, वहां जाना है, कहाँ जाना है, इन सारी चीजों के एक ऐप के जरिए कम से कम आइडिया रहे, ये सही से काम करे ताकि लोगों की मदद हो पाए। इससे पहले हम आपको लिए चले सीधा लखनऊ। अलॉटमेंट दिया है और आपको ये भी बताने में हमारी खुशी है कि प्रदेश में एक एक टैंकर की व्यवस्था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के समन्वय से, गृह विभाग के समन्वय से, एफएसडीए के समन्वय से हम लोगों ने जुटाया है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। नाइट्रोजन और आर्गन जो गैस होती है उसको जो ट्रांसपोर्ट करते थे टैंकर, उनको भी कन्वर्ट किया है और पहले 30 मात्र टैंकर इस ऑक्सीजन की सप्लाई में लगे थे। कल जो है 64 टैंकर एफएसडीए में और 20 टैंकर सीधे अस्पतालों में, यानी 84 टैंकरों से हमारी व्यवस्था की जा रही है। फिर जो है हमारे टैंकर्स को टर्न अराउंड टाइम को बेहतर करने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में रेलवे के सहयोग से सर्वप्रथम जो है कोशिश, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट था जो रेलवे का सहयोग जिन्होंने लिया। यहाँ लखनऊ और वाराणसी को अब 5 बार हम लोग ऑक्सीजन की ट्रेन चला चुके हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस जिसको कहते हैं। हम बोकारो से जो है वहाँ के बोकारो स्टील प्लांट और वहाँ एक कंपनी है आइनॉक्स, उनके माध्यम से हम जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। रेलवे के माध्यम से जो टैंकर जा रहे हैं उनमें काफ़ी समय की बचत हो रही है और रेलवे की वजह से हमको इसमें सहयोग मिला है। हमने एयरफोर्स का भी सहारा दिया है। गाज़ियाबाद से 2 टैंकर हम लोग रांची भेजकर जमशेदपुर से टैंक्स जो है मंगा रहे हैं। कल जो है लखनऊ से भी 2 टैंकर जमशेदपुर रांची के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो एक तरफ जहां रोड से, दूसरी तरफ जहां रेलवे से, तीसरी तरफ जो है हम लोग बाई एयर भी टैंकर खाली भेजकर उनको हम आगे प्रदेश की व्यवस्था में जुटाएंगे। सभी टैंकर्स को जो है हम लोगों ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन था। 24 घंटे में एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम है। पूरे देश में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का इस तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम जो है पहली बार किसी प्रदेश ने किया है। भारत सरकार ने भी इसकी काफ़ी तारीफ की है कि हमारा ये मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमें भारत सरकार से 5 नए बड़े टैंकर्स भी उपलब्ध कल कराए गए हैं। लगभग 70 मेट्रिक टन के ये टैंकर्स जो है बंगाल में एयरफोर्स बेस पर अभी लैंड करा दिए गए हैं। इनके माध्यम से हम पुनः आगे टैंकर्स को ट्रेन पर रखकर जो है आगे की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ये भी एक इजाफा अगले 1 या 2 दिन में हो जाएगा। हम ये भी बताना चाहेंगे कि जहाँ भी टैंकर मूवमेंट प्रदेश में हो रहा है, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ हो रहा है। जहाँ 1 मिनट भी किसी टैंकर को जाते समय खाली या लौटते टाइम भरा हुआ कहीं विलम्ब ना हो, जिससे कि प्रदेश के सभी जनपदों में ससमय ऑक्सीजन मिल जाए। ये जो व्यवस्था है, ये पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इसमें हर अधिकारी, हर विभाग का जुटा हुआ है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कठिनाई ना हो। साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन के जस्टिफाइड यूज़ के लिए ऑडिट की व्यवस्था का भी निर्देश दिया है। ऑडिट के लिए आईआईटी कानपुर को, आईआईएम लखनऊ को, आईआईटी बीएचयू को, हमारा जो गोरखपुर में विश्वविद्यालय है उसके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, एमएनआईटी प्रयागराज को, एचबीटीयू कानपुर को और साथ ही साथ एकेटीयू जो हमारा है टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का, उनके सभी डायरेक्टर्स को शामिल करके एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। हमारे गृह सचिव मिस्टर पोलसन और प्रमुख सचिव मेडिकल एजुकेशन श्री आलोक कुमार जी इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं और आज से ऑक्सीजन की जो है ऑडिट की व्यवस्था भी ऑनलाइन एक एप्लीकेशन बनाकर शुरू की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर हम देखें तो ये जो ऑक्सीजन नापी की व्यवस्था है ये भर गए हैं। यदि ये ग्रे है तो ये खाली है। और ये देखिए आप पूरा, हम झारखंड, हम पूरा जो है वेस्ट बंगाल से हम लोग ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली की तरफ से भी जो हम ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। इस मॉनिटरिंग के साथ साथ नेक्स्ट
एक ऐप के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसे आईआईटी की मदद से बनाया गया है। आईआईटी कानपुर के लोगों ने मिलकर बनाया है, बहुत जल्दी इसे हैंड ओवर किया है। जिसकी खासियत क्या है इसी पर ब्रीफ कर रहे हैं अवनीश अवस्थी, जहां एसीएस का कहना है कि इस ऐप से